हो गया। तो चतुर्भुज वाले पार्ट में कौन कौन सा करवा दिया था? आयत, वर्ग, सम चतुर्भुज। आयत में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, दोनों विकर्ण समान और अर्धक होते हैं, लंब अर्धक नहीं होते। और विकर्ण कोण अर्धक करते हैं या नहीं करते? नहीं करते। कोण अर्धक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ग। भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो सम चतुर्भुज बनता है। उसके बाद अगर आयत में या किसी भी चतुर्भुज में ये कंडीशन तो सभी में लगेगी, दोनों विकर्णों को आपस में मिला दिया जाए तो जो 4 त्रिभुज बनेंगे इनमें आमने सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणनफल क्या होता है? बराबर रहता है। 3 का आपको देगा, 1 का पूछेगा। अगर आयत के अंदर इनके अलावा कहीं भी कोई भी बिंदु दे दे, इनको अगर हम चारों शीर्षों से मिला दें तो जो 4 त्रिभुज बनेंगे ये क्या होंगे? आमने सामने वाले जो त्रिभुज हैं क्षेत्रफल में, यानी इन आमने सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग आपस में बराबर रहता है। कल बताया था पूरा डिटेल से कैसे रहता है। उसके बाद एक कंडीशन और बताई थी कि या तो वो बिंदु आयत के अंदर हो कहीं भी या आयत से बाहर हो। अगर इस बिंदु को भी चारों शीर्षों से मिला दिया जाए तो इनमें रिलेशन क्या होता है भाई? एरिया नहीं होता, ओ ए स्क्वायर प्लस इसके सामने जो शीर्ष है उसका ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये कंडीशन इसमें भी लगेगी, इसमें भी लगेगी, दोनों में ही होता है। ठीक है। और लास्ट कंडीशन ये बताई थी, अगर दो सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को सामने वाले शीर्षों से मिला दिया जाए और जो 2 शीर्ष बचे उनसे विकर्ण खींच दिया जाए तो ये जो रेखाएं हैं ये इस विकर्ण को बराबर बराबर 3 भागों में विभाजित करती हैं, बांटती हैं, यानी तीनों इससे क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं। ये चीज़ बताई थी। वर्ग में भी ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन भी वर्ग में होती है, ये भी होती है। सारी की सारी कंडीशन वर्ग में भी अप्लाई होती हैं, लेकिन फ़र्क क्या रहता है आयत और वर्ग में? आयत में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में चारों भुजाएं ही बराबर होती हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग में भी विकर्ण बराबर होते हैं। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, वर्ग में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये तो समानता है। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी आधा आधा करते हैं, बराबर बराबर हिस्से में बांटते हैं। आयत में तो ये लंब समद्विभाजित नहीं करते, यानी जिस बिंदु पर ये काटते हैं वहाँ 90 का कोण नहीं बनता। वर्ग में क्या होता है? जिस बिंदु पर काटते हैं वहाँ 90 का कोण बनता है। ठीक है। उसके बाद आयत में कोणों के जो अर्धक हैं, कोणों का आधा आधा करें, वो मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ग बनाते हैं। लेकिन वर्ग में कोणों के अर्धक मिलकर कुछ नहीं बनाते, कोणों का आधा आधा करेंगे तो वो विकर्ण ही बन जाएंगे। आगे बात समझ में? इसी प्रकार भुजाओं के मध्य बिंदु मिलकर क्या बनाते हैं? इसमें सम चतुर्भुज। वर्ग में वापस वर्ग ही बना देते हैं। उसके बाद अगला पढ़ाया था सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज में क्या होता है? जो वर्ग में कंडीशन होती है वो ही उसमें होती है। बस वर्ग का बिगड़ा रूप ही क्या कहलाता है? सम चतुर्भुज। चारों भुजाएं बराबर होती हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं या नहीं होते? दोनों विकर्ण बराबर होंगे या नहीं होंगे? नहीं होते।
वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, सम चतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, एक दूसरे का लंब अर्धक करते हैं। वर्ग में भी करते हैं, सम चतुर्भुज में भी करते हैं, केवल दो में ही करेंगे। आगे बात समझ में, केवल दो चतुर्भुजों में ही जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे, एक तो वर्ग में और दूसरा सम चतुर्भुज में। इनके अलावा कोई भी चतुर्भुज दे उसमें विकर्ण एक दूसरे को 90 पर नहीं काटेंगे। ठीक है, बाकी जो 2-3 कंडीशन थी वो इसमें भी सेम थी। कोण अर्धक मिलकर क्या बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं बनाएंगे। वर्ग में और इसमें कोणों के आधे आधे करें तो वो मिलकर कुछ भी नहीं बनाते। भुजाओं के मध्य बिंदु मिलकर आयत बनाएंगे, आयत में क्या बनाते हैं, समचतुर्भुज। उसके बाद जो 2-3 कंडीशन थी वो इसमें भी लागू होंगी। अगला लिखेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज देखो, आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है अभी? आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर क्या है? आयत का बिगड़ा रूप है वो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यानी आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं क्या, तो इसमें भी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आयत में सम्मुख भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं समांतर होती हैं क्या, इसमें भी होंगी। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है क्या, इसमें नहीं होगा। फर्क इतना ही है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं बनेगा। जैसे इसके दो कोणों को पकड़कर अंदर की ओर दबाया जाए तो ये दो सिरे हैं ये बाहर निकलेंगे। यानी आयत का बिगड़ा रूप ही क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, जो आयत में थी सेम कंडीशन इसमें भी लगेगी। सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। दोनों विकर्ण बराबर होंगे क्या, ये तो छोटा है, ये विकर्ण बड़ा है, तो दोनों विकर्ण असमान होते हैं। दोनों विकर्ण असमान होते हैं। आयत में कोण का आधा करते थे क्या, विकर्ण थे, नहीं थे, तो इसमें भी विकर्ण हैं वो कोण अर्धक नहीं होते हैं। अभी बताया था जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसी में विकर्ण हैं वो कोणों का आधा आधा करेंगे। इनके अलावा कोई भी चतुर्भुज आ जाए, यानी वर्ग और सम चतुर्भुज के अलावा कोई भी चतुर्भुज दे उसमें विकर्ण हैं वो कोणों का आधा आधा नहीं करेंगे। आगे बात समझ में। इसके बाद अगर मैं ये कहूँ कोण अर्धक, यानी कोणों का आधा आधा करें, इस कोण का आधा करेंगे यहाँ से जाएगा, इसका आधा करेंगे लगभग यहाँ से जाएगा। कोण अर्धक मिलकर क्या बनाते हैं, क्या दिख रहा है, कोण अर्धक मिलकर क्या बनाते हैं, आयत बनाते हैं। अगली बात ये है भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी इस भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, इसका ये हो गया। भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाए तो वापस समांतर चतुर्भुज ही बनाते हैं। आगे बात समझ में। कोण अर्धक मिलकर क्या बनाएंगे, आयत बनाएंगे। भुजाओं के मध्य बिंदु मिलकर क्या बनाएंगे, वापस समांतर चतुर्भुज ही बनाएंगे। आगे जो विकर्णों वाली जो थ्योरी है वो इसमें भी अप्लाई होती है। यानी अगर 4 त्रिभुज हैं, आमने सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणा बराबर रहता है। आगे बात समझ में, लिखेंगे। और विकर्ण जो हैं
वो एक दूसरे का आधा करते ही हैं, लंब अर्धक नहीं होते। इस बात का ध्यान रखोगे। ये L है तो ये भी L, ये B है तो ये भी B, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। लिखेंगे सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। एक बात और ध्यान रखोगे भी, एक बार बोर्ड पे देखो। आयत में प्रत्येक कोण क्या था? 90 डिग्री का था क्या? इसमें आमने सामने वाले जो कोण हैं वो बराबर होते हैं। क्या होते हैं? सम्मुख कोण जो हैं वो क्या होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। और जो आसन कोण हैं उनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होता है? 180 डिग्री। जो समचतुर्भुज में होता है ना, सेम कंडीशन इसमें भी लगती है। यानी आसन कोणों का योग तो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और विपरीत यानी आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लिखेंगे सम्मुख भुजाएं समान व समांतर होती हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दोनों विकर्ण असमान, दोनों विकर्ण असमान तथा अर्धक होते हैं, लंब अर्धक नहीं होते। अगर ऐसे के ऐसे लिखना चाहो तो लिख दो, उसमें लंब अर्धक में लंब वाले को काट दो। में अर्धक होते हैं, एक दूसरे का आधा आधा करते हैं, 90 डिग्री पर नहीं काटते, समकोण पर नहीं काटते। यानी ये हिस्सा जितना होगा उतना ही ये हिस्सा होगा, ये हिस्सा जितना होगा उतना ही ये हिस्सा होगा। दोनों विकर्ण असमान तथा अर्धक होते हैं। अगला लिखेंगे विकर्ण कोण अर्धक नहीं होते हैं, यानी कोण का आधा आधा नहीं करते हैं। विकर्ण कोण अर्धक नहीं होते हैं। लिखेंगे आगे कोण अर्धक मिलकर, कोण अर्धक मिलकर आयत बनाते हैं। कोण अर्धक मिलकर आयत बनाते हैं। उसके बाद ये डायग्राम बना देना, ये बना देना। कोणों का आधा आधा करेंगे तो वो मिलके क्या बनाएंगे? एक आयत बनाएंगे। अब विकर्ण तो वो यहाँ से रह जाएगा, विकर्ण नहीं होते कोण अर्धक, ये ध्यान रखना। कोण अर्धक मिलकर आयत बनाते हैं। और अगला है भुजाओं के मध्य बिंदु मिलकर, भुजाओं के मध्य बिंदु मिलकर पुनः समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। पुनः समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। अब जो कंडीशन पीछे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, 2-3 कंडीशन, वो तीनों की तीनों कंडीशन इसमें भी लागू होती हैं। यानी अगर दोनों विकर्णों को आपस में मिला दिया जाए तो जो 4 त्रिभुज बनेंगे, इनमें सम्मुख त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का गुणनफल है वो हमेशा बराबर रहता है।
पहली कंडीशन तो ये थी। दूसरी कंडीशन ये थी, अगर समांतर चतुर्भुज के अंदर कहीं भी कोई बिंदु ले लिया जाए, उसको चारों शीर्षों से मिला दें, तो जो 4 त्रिभुज बनेंगे, इनमें आमने सामने वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो बराबर होता है। दूसरा, OA² प्लस सामने वाला OC² बराबर OB² प्लस OD²। अब ये बिंदु चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, दोनों में लगेगी ये कंडीशन। क्षेत्रफल वाले नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये O हो गया, A, B, C और D, यानी ये कंडीशन है, ये दोनों में लगती है। समांतर चतुर्भुज में एक बात अलग से ध्यान रखोगे, अभी तक ये पॉइंट सभी में सेम आए हैं ना, किसी में कोई विशेष पॉइंट नहीं था, लेकिन समांतर चतुर्भुज में एक बात अलग से ध्यान रखोगे। ये उतार लिया गया, एक बार उतारोगे। उतार लिया गया। देखो, समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, मान लो ये चारों भुजाएं A, B, C और D हैं, दोनों विकर्ण हैं, वो आपको दे दिए, ये P है, ये Q है। समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्णों के वर्गों का योग यानी P² प्लस Q², वो चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। A² प्लस B² प्लस C² प्लस D²। ये बात ध्यान रखोगे। अब चारों भुजाओं में आमने सामने वाले भुजाएं वो तो बराबर होनी है, ठीक है। आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो तो बराबर होती हैं। तो बस ये बात ध्यान रखोगे कि समांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लिखेंगे, नोट लगाए, लिख लो अलग से। समांतर चतुर्भुज में विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के विकर्णों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। उसके बाद ये डायग्राम बना के नीचे वाली कंडीशन लिख दो।
लिख दिया। लास्ट आता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है अभी? वह चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का कोई एक जोड़ा समांतर हो। क्या हो? समांतर हो, समान नहीं। कोई भी एक जोड़ा समांतर होना चाहिए, दोनों नहीं। भुजाएं बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। भुजाओं से हमें कोई मतलब नहीं है बराबर है या नहीं है, बस आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं उनका एक जोड़ा है, वो क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए, बराबर नहीं। क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। वो चतुर्भुज कौन सा होता है? समलंब चतुर्भुज। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर देखो, अगर किसी समलंब चतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर होंगे क्या? विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। अगर किसी समलंब चतुर्भुज में ये जो असमांतर भुजाएं हैं, ये और ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये आपस में बराबर हों, क्या हों? बराबर हों, तो दोनों विकर्ण जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? समान होते हैं। आगे बात समझ में? अगर असमांतर भुजाएं हैं वो बराबर हैं, तो दोनों विकर्ण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। अगर अलग अलग हैं तो दोनों विकर्ण भी अलग अलग ही होंगे, यानी असमान होंगे, समान नहीं होंगे। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और ये जो दो शीर्ष है ना, इनसे सामने वाली भुजाओं पर लंब डाला जाए। क्या डाला जाए? लंब डाला जाए, तो ये जो आकृति बनेगी बीच वाली, वो क्या बनेगी? आयत बनेगी। यहाँ भी बीच वाली आकृति है, वो क्या बनेगी? लंब डालेंगे तो आयत बनेगी, चाहे समान हो चाहे असमान हो, ठीक है। दो शीर्षों से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो जो बीच में जो आकृति बनेगी वो क्या बनेगी? आयत बनेगी। अगर ये दोनों भुजाएं, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो नीचे वाली भुजाओं में ये जो हिस्से बचे हैं ना, ये और ये दोनों हिस्से भी बराबर होते हैं, यानी ये हिस्सा जितना होगा उतना ही ये हिस्सा होगा। ये दोनों हिस्से भी क्या होंगे? समान होंगे। अगर ये जो असमांतर भुजाएं हैं ये बराबर हैं, तो ये जो दोनों हिस्से बचेंगे ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर ये असमांतर भुजाएं बराबर नहीं हैं, तो ये दोनों हिस्से भी असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे। आगे बात समझ में? इतनी, एक बार इतना ही लिखेंगे। सबसे पहले ये डायग्राम बना दो, ऊपर वाला। क्या हो गया? एक बार ये डायग्राम बना दो और उसके आगे लिख दो सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, दोनों नहीं होते, एक जोड़ा समांतर होता है। इसके बाद ये डायग्राम बनाओ, इधर वाला। ये इधर वाला डायग्राम बनाएंगे। इसके आगे लिखेंगे यदि असमांतर भुजाएं
बराबर हो तो यदि असमांतर भुजाएं बराबर हो तो दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। उसके बाद वो आगे वाले दोनों डायग्राम बना दो ऐसे कैसे नीचे, कि अगर ये दोनों भुजाएं जो असमांतर भुजाएं हैं ये बराबर हैं तो जो दो हिस्से बचे ना, सामने वाले जो छोटी भुजा हैं समांतर में, उससे सामने वाली भुजा पर लंब डालने के बाद जो दो हिस्से बचेंगे वो दोनों भी बराबर रहेंगे। और अगर ये बराबर नहीं है तो वो दोनों हिस्से भी बराबर नहीं होंगे। पहुंच गई के आज वो नहीं पहुंची दूसरी, मतलब वो शिफ्ट बांध रखी है अब चारों ने, एक दिन वो आएगी एक दिन वो आएगी। लिख दिया क्या? अब देखो ये समलंब चतुर्भुज है एक, ये चारों शीर्ष हो गए ABCD, दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर काट रहे हैं वो बिंदु O हो गया। अब यहाँ दो त्रिभुज ले रहे हैं, कौन कौन से त्रिभुज? AOB और त्रिभुज COD। AOB ये त्रिभुज और दूसरा COD ये त्रिभुज, दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं होंगे? कौन से नियम से होंगे? भुजा बराबर है, कोण 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 समरूपता से। यानी देखो AB है वो समांतर है DC के। जब दो भुजाएं आपस में समांतर हो, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उस तिर्यक रेखा के दोनों तरफ जो Z बनता है, तो ये कोण कौन से कहलाते हैं? Z वाले एकांतर कोण। और एकांतर कोण मान में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब यहाँ पर देखो ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर हैं क्या? इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है तो Z ये बनेगा क्या? ये Z बना तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार ये तिर्यक रेखा काटेगी तो Z ये बनेगा क्या? ये Z बना तो ये कोण और ये कोण बराबर होंगे क्या? और ये दोनों कोण, ये जो कोण है और ये जो कोण है, ये दोनों आपस में कौन से कोण कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों तो कोण 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समरूप होते हैं। और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं। यानी इसमें भुजा ली AO बटे में CO बराबर इसमें भुजा ली OB बटे में OD। एक बार इनको तिरछा गुणा कर दो, AO गुणा OD बराबर CO गुणा OB। ये कंडीशन विशेष ध्यान रखोगे भी। पीछे वालों में क्या था? अभी नहीं उतारना, बाद में उतार लेंगे। पीछे जैसे आयत था, आयत में अगर इसके अंदर कोई बिंदु है तो यहाँ क्या था?
ये बिंदु O है, तो यहाँ OA² प्लस सामने वाले शीर्ष से OC² बराबर था OD² प्लस OB²। ये पीछे वाले सभी चतुर्भुजों में पढ़ा था ना, लेकिन इसमें ये कंडीशन अलग होती है। क्या करना है, याद कैसे रखेंगे, एक शीर्ष से चलना शुरू करो, AO गुणा मुड़ जाओ, AO गुणा मुड़ जाओ, AO गुणा OD, AO गुणा OD बराबर BO गुणा OC या CO गुणा OB। आगे बात समझ में, इसमें सीधा नहीं करना, मुड़ना है, दोनों विकर्ण हैं ये। आगे बात समझ में, तो कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। तो इस रिलेशन से ये दोनों अपने से रिलेशन बनता है क्या, AO गुणा मुड़ जाओ OD बराबर BO गुणा OC। आगे बात समझ में, लिख दो तो ये क्या हुआ, नोट से बस कल हो जाएगा पूरा। एक पॉइंट और बचा है इसमें, फिर सर्किल वर्त बचा है। वर्त की जो थ्योरी है कल कंप्लीट हो जाएगी। ये तो शॉर्ट कर रखे हैं मैंने, मतलब आधे ही कर रखे हैं। अगर पूरा वो करवाएं ना, तो ज्योमेट्री वाला पार्ट है 1 महीने में कंप्लीट नहीं होता। देखो एक बात और ध्यान रखोगे इसमें, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, समांतर हैं क्या, AB समांतर है DC। इन दोनों समांतर भुजाओं से बराबर दूरी पर, यानी इन दोनों के बिल्कुल बीच में जो रेखा खींची जाएगी P और Q, समांतर भुजाओं से समान दूरी पर, यानी ये दूरी जितनी है उतनी ही ये दूरी है, समान दूरी पर खींची गई रेखा चतुर्भुज की माध्यिका कहलाती है। क्या कहलाती है, माध्यिका। ये केवल समलंब में ही आता है, और कौन से में नहीं आती है कंडीशन। और आपसे पूछता है इस माध्यिका की लंबाई, PQ की लंबाई किन के समांतर खींची है, सॉरी दोनों समांतर भुजाओं से बराबर दूरी पर है ना, तो इन दोनों के योग की आधी होती है, यानी AB प्लस DC बटे में 2। समलंब चतुर्भुज में दोनों समांतर भुजाओं से समान दूरी पर खींची गई रेखा चतुर्भुज की माध्यिका कहलाती है। और माध्यिका का जो मान होता है वो दोनों समांतर भुजाओं के योग का आधा होता है। क्या होता है, समांतर भुजाओं के योग का आधा। एक पॉइंट और याद रखोगे इसमें, अगर दोनों विकर्णों के मध्य बिंदुओं को, ये दोनों विकर्ण जहाँ काटते हैं मध्य बिंदु हैं क्या, नहीं होते। बाकी सभी चतुर्भुजों में दोनों विकर्ण एक दूसरे को
पर समद्विभाजित तो करते ही थे, यानी लंब समद्विभाजित करें चाहे सीधा सीधा समद्विभाजित करें, एक दूसरे को बराबर बराबर हिस्सों में बांटते थे, लेकिन यहाँ पर बराबर बराबर हिस्सों में नहीं बांटेंगे। तो दोनों विकर्णों के मध्य बिंदुओं को, मान लो इस विकर्ण का मध्य बिंदु ये आ गया, इस विकर्ण का मध्य बिंदु ये आ गया, कह देगा दोनों विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा PQ बनी है इसकी लंबाई कितनी होगी। तो दोनों विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, अब एक चीज़ देखो, ये इसकी माध्यिका थी क्या, दोनों से बराबर दूरी पर खींची थी, यानी दोनों के बीच से आई थी क्या, योग करके उसका आधा किया था। अब ये जो भुजा है विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो है ये छोटी आएगी क्या, छोटी आएगी, तो करना क्या है, दोनों समांतर भुजाओं के अंतर का आधा, इसमें योग का आधा, इसमें अंतर का आधा। क्या करेंगे, बड़ी भुजा DC है उसमें से छोटी भुजा घटाएंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे। बस ये 2 बात और ध्यान रखोगे। लिखेंगे, लिखो, दोनों समांतर भुजाओं से समान दूरी पर खींची गई रेखा दोनों समांतर भुजाओं से समान दूरी पर खींची गई रेखा चतुर्भुज की माध्यिका कहलाती है, चतुर्भुज की माध्यिका कहलाती है। और इसकी लंबाई दोनों समांतर भुजाओं के योग की आधी होती है, दोनों समांतर भुजाओं के योग की आधी होती है। उसके बाद इधर वाला ये डायग्राम बनाएंगे भी, AB है वो समांतर है DC के, इधर वाला ये डायग्राम बना दो। बना दिया। लास्ट पॉइंट लिखेंगे, इसमें लिखेंगे दोनों विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई दोनों विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई दोनों समांतर भुजाओं के अंतर की आधी होती है, दोनों समांतर भुजाओं के अंतर की आधी होती है। अब इन दोनों कंडीशन में आपको दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई देगा, माध्यिका पूछेगा तो दोनों को जोड़ के आधा करना है, और विकर्णों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई पूछेगा तो दोनों को घटा के उसका आधा करना है। अगला जो डायग्राम है वो बना दो।
तो अपनी चतुर्भुज की जो थ्योरी है वो कंप्लीट है अभी। हेडिंग डालेंगे वर्थ। लास्ट पार्ट बचा है ज्यामिति में थ्योरी का। इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो ही करवाए जाएंगे, ज़्यादा डीपली नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। देखो वर्थ, किसे कहेंगे भी वर्थ किसे कहते हैं? क्या होता है वर्थ? जिसकी कोई भुजा नहीं हो वो वर्थ हो जाएगा। घोड़ा। देखो, किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय जो है, किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय है वो क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाएगा? वर्त। और अगर इन बिंदुओं को हम आपस में मिला दें तो जो भी आकृति बनेगी ये क्या कहलाती है? वर्त की परिधि कहलाती है। इन बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो भी आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। अगली बात है परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु से, परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु से ये जो बिंदु है, ये बिंदु ये वर्त का क्या कहलाएगा? केंद्र कहलाएगा। और परिधि पर स्थित किसी भी बिंदु से वर्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखा वर्त की क्या कहलाएगी? रेडियस यानी त्रिज्या कहलाएगी। और कहीं भी मिला दो त्रिज्या जो है वो क्या होती है? बराबर ही होती है। आगे बात समझ में। अगली जो बात है वो ये है वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है? वर्त की जीवा चौड़। वर्त की जीवा कहलाती है। और सबसे बड़ी जीवा जो है वो क्या होती है? जो केंद्र से होकर जाती है वो होती है। यानी सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? वर्त का व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। क्या होता है? दुगुना होता है। अगली बात, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु हैं, इनमें परिधि वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, जैसे ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा लघु चाप। परिधि के ऊपर कोई भी टुकड़ा काट देना तो परिधि का ही जो टुकड़ा कटता है वो क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। और चाप में जो छोटा हिस्सा कटता है उसे बोलते हैं लघु चाप, और जो बड़ा हिस्सा कटता है उसे क्या बोलेंगे? दीर्घ चाप, माइनर और मेजर आर्क। ठीक है, लिखेंगे एक बार। वर्त किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित, किसी बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, बिंदुओं का समुच्चय सेट वर्त कहलाता है। बिंदुओं का समुच्चय वर्त कहलाता है। अगली लाइन में लिखेंगे इन बिंदुओं का बिंदुपथ, इन बिंदुओं का बिंदुपथ वर्त की परिधि कहलाती है। इन बिंदुओं का बिंदुपथ
वर्त की परिधि कहलाती है। यानी किसी बिंदु से समान दूरी पर, बराबर दूरी पर जो बिंदु स्थित होंगे, जो भी बनेगा वो क्या कहलाएगा? वर्त। और ये बिंदु जहाँ से होकर जाते हैं, इन बिंदुओं को आपस में मिलाने पर जो भी आकृति बनती है, ये वर्त की क्या कहलाती है? परिधि कहलाती है। और ये क्या बनेगा? वर्त बनेगा। ये पहले वाला बना दो एक बार। बनाना चाहो तो बना सकते हो, न बनाना चाहो तो रहने दो चाहिए। और जिस बिंदु से समान दूरी पर जो बिंदुओं का बिंदुपथ बनाया है, वो बिंदु क्या कहलाता है? वर्त का केंद्र कहलाता है। बीच वाला जो बिंदु है वो क्या कहलाएगा? वर्त का केंद्र कहलाएगा। अगली लाइन में लिखेंगे, परिधि पर स्थित परिधि पर स्थित किसी बिंदु की, परिधि पर स्थित किसी बिंदु की केंद्र से सीधी दूरी, परिधि पर स्थित किसी बिंदु की केंद्र से सीधी दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। वर्त की त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद अगली लाइन में लिखेंगे, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं की सीधी दूरी, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं की सीधी दूरी जीवा कहलाती है। परिधि पर स्थित दो बिंदुओं की सीधी दूरी जीवा कहलाती है। अगली लाइन में लिखेंगे, वर्त की सबसे बड़ी जीवा, वर्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। व्यास कहलाती है। और अगली लाइन में लिख दो, व्यास व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। और उसके बाद ये बना दो, ये वर्त है, ये वर्त का केंद्र हो गया। इससे परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। ये वर्त की त्रिज्या हो गई। अगली मैंने ये लिखवाई है, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो जो भी लाइन बनेगी, जो भी रेखा बनेगी, ये वर्त की क्या कहलाएगी? जीवा कहलाएगी। और वर्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, ये वर्त का क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास, डायमीटर। अब जैसे ये एक वर्त है, इसकी परिधि पर दो बिंदु हैं, ए और बी। ये वर्त का केंद्र है। अगर इन दोनों बिंदुओं को इनसे मिला दें तो यहाँ कोण बनते हैं क्या? एक तो ये कोण बनेगा और एक ये कोण बनेगा। यानी केंद्र के ऊपर अगर 180 डिग्री से छोटा कोण बनता है तो इसके सामने परिधि का जो टुकड़ा होता है
ये कहलाएगा लघु चाप। क्या कहलाएगा? लघु चाप, माइनर आर्क। और 180 डिग्री से बड़ा जो कोण बनेगा उसके सामने वाला जो परिधि का हिस्सा होगा वो कहलाएगा दीर्घ चाप, मेजर आर्क, दीर्घ चाप। और चाप को हमेशा ऐसे लिखा जाता है, जो भी दो बिंदु हैं उनको लिख दो, और परिधि का टुकड़ा है तो थोड़ा सा ऐसे वर्ताकार रूप में लिखते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हो चाप AB। ठीक है, यानी 180 डिग्री से छोटा होगा वो तो कहलाएगा लघु चाप, और 180 डिग्री से बड़ा होगा वो कहलाएगा दीर्घ चाप। 180 डिग्री से छोटा होता है वो तो क्या कहलाएगा? लघु चाप यानी छोटा चाप। और 180 डिग्री से बड़ा कोण बनेगा तो उसके सामने वाला या उसके संगत जो चाप होता है वो क्या कहलाएगा? दीर्घ चाप। तो उसके बाद ये डायग्राम बनाओगे और ये सामने वाली बातें हैं लिखोगे। लिख दिया, हेडिंग डालेंगे जीवाओं पर महत्वपूर्ण परिणाम। हेडिंग डाल दो, जीवाओं पर महत्वपूर्ण परिणाम, यानी जीवाओं से आधारित क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं। और दो ही पढ़ेंगे, एक तो जीवाओं पर आधारित, दूसरा पढ़ेंगे स्पर्श रेखाओं पर आधारित। जो जो परिणाम होंगे वो कल पढ़ेंगे।